हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और एक बार फिर से स्वागत है इस चैनल पर। आज बात करेंगे इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ के ऊपर जो कई सारे एग्जाम्स के पार्ट बनते रहे हैं, लाइक एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे वगैरह के पेपर पर इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इन सवालों से रिलेटेड जो स्टैटिक जीके कवर हो सकता है उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि पेपर पर कुछ भी ना छूटे हमारा। बस आपको ये करना है कि आप पेशेंस के साथ में पूरा वीडियो देखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। पहला सवाल क्या है बॉस? कहेंगे सर सवाल है भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है ना, कौन सा करेक्टली मैच्ड है, बस आपसे ये पूछा गया है। ऑप्शन है ऑप्शन ए भाग थर्ड में राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है, ऑप्शन बी भाग थर्ड में मौलिक अधिकार है, ऑप्शन सी भाग थर्ड में मौलिक कर्तव्य है, या फिर भाग थ्री में नागरिकता है। ये आपसे पूछी गई, तो याद रखना भाग थर्ड में आपको क्या मिलेगा? कहेंगे सर मौलिक अधिकार मिलेगा, इसीलिए ऑप्शन बी जो होगा वो क्या है? कहेंगे सर करेक्टली मैच्ड है। इतनी सी बात। अब थोड़ा सा और इसमें हम लोग डिटेल करेंगे ताकि सारी चीज़ें हम लोगों को क्लियर हो जाएं। जैसे कहेंगे सर राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसको हम लोग डीपी एसपी कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, तो आपको किसमें मिलेगा? कहेंगे सर ये आपको मिलेगा पार्ट 4 में। कहाँ पर मिलेगा? कहेंगे सर पार्ट 4 में। आपको पता है कि टोटल पार्ट्स कितने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? कहेंगे सर 25 है, उसमें से पार्ट 4 को देखोगे तो क्या मिलेगा? कहेंगे सर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मिलेंगे। ठीक है। मौलिक अधिकार जिसको कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, है ना, ये आपको कहाँ पर मिलेगा? कहेंगे सर ये देखने को मिलेगा थर्ड में। कहाँ पर? कहेंगे थर्ड में देखने को मिलेगा सर, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन बी सही हुआ था। ठीक है। उसी तरह से अगर मौलिक कर्तव्य को लेकर आप बात करोगे, फंडामेंटल ड्यूटी को लेकर बात करोगे, तो किस में मिलेगा? कहेंगे 4A में देखने को मिलेगा। कहाँ पर? कहेंगे पार्ट 4A में देखने को मिलेगा। ठीक है। और अगर नागरिकता को लेकर आप बात करोगे, जिसको कहते हैं सिटीजनशिप, तो ये इसका कॉन्सेप्ट कहाँ पर देखने को मिलेगा? कहेंगे सर पार्ट 2 में। कहाँ पर? कहेंगे सर पार्ट 2 में जो भी प्रोविजन्स है वो किससे रिलेटेड है? कहेंगे सर सिटीजनशिप से रिलेटेड है। अच्छा, यहाँ पर से कुछ सवाल और पूछा जा सकता है, जैसे सिटीजनशिप के लिए जो आर्टिकल्स है, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ तक कवर होता है? तो याद रखना 5 to 11 जो आर्टिकल है वो किससे रिलेटेड है? कहेंगे सर सिटीजनशिप से रिलेटेड आर्टिकल्स है। यानी 5 से 11 में जितने भी प्रोविजन्स है बेसिकली सिटीजनशिप को लेकर किए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स को लेकर सवाल पूछा जा सकता है क्या? कहेंगे सर एक तो सवाल पूछा जा सकता है कि किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं। तो याद रखना कि फंडामेंटल राइट्स जो है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। कहाँ से? कहेंगे सर यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से और भी कई सारी चीज़ें ली गई है, जैसे कहेंगे सर जैसे हमें जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखना है तो उसका कॉन्सेप्ट यहीं से आया है, जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट यहीं से आया है। तो बहुत सारी बातें ली गई है, कभी हम लोग और किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल राइट्स को लेकर एक चीज़ और पूछी जा सकती है कि इसमें आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक कवर होते हैं। ठीक है। तो याद रखना आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक क्या है? कहेंगे फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। तो इतनी बात पूछी जा सकती है आपसे। कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर पूछता हूँ जिसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में लिखना। जैसे आर्टिकल 14 में क्या है बॉस? कहेंगे सर आर्टिकल 16 में क्या है? आर्टिकल 17 में क्या अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी को लेकर बात करी गई है? कमेंट सेक्शन में लिखना। क्या आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लेकर बात लिखी गई है? कमेंट करना। ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपसे पूछी जा सकती है। फंडामेंटल राइट्स का जो ये पूरा का पूरा टॉपिक है उसको आप हमेशा पढ़ के रखें, क्योंकि यहाँ पर से सवाल पूछा ही जाएगा। आप ऐसे समझ लो कि सवाल बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं यहाँ से, और अब एक बड़ी पोर्शन है अपने आप में जहाँ पर सवाल पूछा जा सकता है। तो इसीलिए आप इस टॉपिक को ज़रूर कवर करके रखें। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है बॉस? कहेंगे सर अगला सवाल ये है, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना जो है वो कब की गई थी, है ना? इंडियन इलेक्शन कमीशन जो है कब सेटअप किया गया था? ये आपसे सवाल पूछा गया है। ऑप्शन है 25 फरवरी 1950 को, 26 नवंबर 1950 को, 15 अगस्त 1950 को, या फिर 25 जनवरी 1950 को। तो एक तो बात कंफर्म हो गई कि 1950 में क्या है? कहेंगे सर इंडियन इलेक्शन कमीशन को सेटअप किया गया था। लेकिन कब किया गया था? तो याद रखना ऑप्शन डी इसका सही है। 25 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? कहेंगे सर इंडियन इलेक्शन कमीशन को सेटअप किया गया था, तो इसीलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। एक तो ये बात हो गई। अब यहाँ पर जो बात कर रहे हैं इंडियन इलेक्शन कमीशन, ये क्या है बॉस? कहेंगे सर ये हमारे ये एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्या है? कहेंगे सर ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एक तो ये बात हो गई। ठीक है। अगर ये ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है
तो कौन कौन से आर्टिकल्स कवर होते हैं ये थोड़ा सा आप कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है। और क्या पूछा जा सकता है, कहेंगे सर इसका मेन काम क्या है, तो कहेंगे सर मेन काम है इसका इलेक्शन करवाना। क्या करवाना, कहेंगे सर इलेक्शन करवाना। कौन कौन से इलेक्शन, कहेंगे सर स्टेट असेंबली के जो इलेक्शन होते हैं यही करवाती है। इसके अलावा कहेंगे सर लोकसभा के जो इलेक्शन है यही करवाती है, राज्यसभा के जो इलेक्शन है यही करवाती है। साथ ही साथ कहेंगे सर जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन यही करवाती है। तो ये सारे इसका काम है, कुछ कुछ है ना, आपको याद रखनी है, आपको समझ कर रखनी है। एक तो ये बात पूछी जा सकती है। एक और बात क्या पूछी जा सकती है, कहेंगे सर एक बात पूछी जा सकती है चीफ इलेक्शन कमीशन। चीफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है, इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है बॉस, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखना प्रेसिडेंट करते हैं। कौन करते हैं, कहेंगे प्रेसिडेंट करते हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखना, यहाँ पर सवाल पूछा जा सकता है कि बताइए चीफ इलेक्शन कमीशन जो होते हैं उसका अपॉइंटमेंट जो है कौन करता है, तो याद रखना प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है, कहेंगे सर अगला सवाल ये है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है, कौन सा आर्टिकल जो है श्रमिकों के लिए यानी वर्कर्स के लिए जीविका मजदूरी आदि स्थापित करने के लिए निर्देशित है ना। कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो हम लोग बात करते हैं वेजेज वगैरह जो मिलेंगे वो फेयर होने चाहिए वर्कर्स के लिए, तो इस बात को निर्देशित करता है। ऑप्शंस है आर्टिकल 41, आर्टिकल्स 43, आर्टिकल्स 40 या फिर 42। तो याद रखना आर्टिकल्स 43 ये जो ऑप्शन बी है ये क्या करता है, कहेंगे सर ये दो बातें करता है। पहले बात कहेंगे सर, पहला बात जो वर्किंग कंडीशन होगा, क्या बात होगा, कहेंगे सर वर्किंग कंडीशंस जो होगा वर्कर्स के लिए वो क्या बात करता है, कहेंगे सर फेयर होनी चाहिए। एक तो ये बात करता है। दूसरा क्या बात करता है, कहेंगे सर दूसरा बात करता है ये कि जो वेजेस दिए जाएंगे है ना, वेजेस का मतलब जो मजदूरी मिलेगा वो भी फेयर होनी चाहिए। फेयर होने चाहिए मतलब उचित होने चाहिए, बेसिकली ये बात करता है। अच्छा एक बात ये, और दूसरी बात क्या पूछी जा सकती है, कहेंगे सर दूसरी बात पूछी जा सकती है कि जो आर्टिकल 43 कहाँ पर आता है, कहेंगे सर ये आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। कहाँ पर आता है, कहेंगे सर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। तो ये बात याद रखिएगा। अच्छा ये जो दोनों बातें हैं वर्किंग कंडीशन फेयर होनी चाहिए और वेजेस फेयर होने चाहिए, ये किस बात को इंडिकेट करता है, ये बात पूछी जा सकती है। तो याद रखना ये बात इंडिकेट करता है बेसिकली सोशल जस्टिस को, ठीक है, सोशल जस्टिस के कॉन्सेप्ट को। और साथ ही साथ कहेंगे सर साथ ही साथ ये इस बात को भी डिनोट करता है कि हमारा स्टेट क्या है, कहेंगे सर एक वेल फेयर स्टेट है। तो इसीलिए इस बात को भी ये क्या करता है, कहेंगे सर इंडिकेट करता है ये आर्टिकल। तो इस चीज़ को आप याद रखना। आर्टिकल 40 से रिलेटेड जो चीज़ है वो भी आपसे पूछी जा सकती है। तो याद रखना बेसिकली ये स्टेट को क्या डायरेक्ट करता है, कहेंगे सर स्टेट को डायरेक्ट करता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायती राज को लेकर, है ना, कि पंचायती राज की स्थापना आप करिए। तो उस चीज़ को कौन डायरेक्ट करता है, कहेंगे सर आर्टिकल 40 डायरेक्ट करता है। और साथ ही साथ पंचायती राज का जो संगठन होगा, ठीक है, तो उस चीज़ को भी बनाने के बारे में कौन बात करता है, कहेंगे सर आर्टिकल 40 डायरेक्ट करता है स्टेट को। तो इस चीज़ को आप याद रखना, यहाँ पर सवाल पूछा जा सकता है और बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछे जा सकते हैं यहाँ पर से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है बॉस, कहेंगे सर अगला सवाल है डायरेक्ट आपसे पूछा गया है कि भारत का पहला नागरिक कौन होता है, फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करिए। तो नो डाउट इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कहेंगे सर राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा, कहेंगे राष्ट्रपति हमारे देश का क्या होता है, कहेंगे सर फर्स्ट सिटीजन माना जाता है। राष्ट्रपति से रिलेटेड आपसे आर्टिकल्स पूछे जा सकते हैं। तो आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक कवर होता है, कहेंगे सर 52 to 62। ये जो 11 आर्टिकल है वो किससे रिलेटेड है, कहेंगे सर प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल से। इतनी सी बात। अब मैं यहाँ पर सवाल पूछता हूँ कि आर्टिकल 61 जो है वो किस बात को लेकर बात करता है ना। आर्टिकल 52 में किस बात को लिखा गया है, कहेंगे सर प्रेसिडेंट की जानकारी दी गई है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट। क्या होना चाहिए, कहेंगे सर एक प्रेसिडेंट होगा। तो इस बात को लेकर कहाँ पर बात लिखी गई, कहेंगे सर आर्टिकल 52 में लिखा गया। इतनी सी बात है। 61 में क्या है, कहेंगे ये थोड़ा सा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब यहाँ पर जो राष्ट्रपति उसका काम क्या होता है, कहेंगे सर पीएम जो है उसका अपॉइंटमेंट यही करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में बात कर रहे थे, तो उसका भी अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, कहेंगे सर यही करते हैं। बिल्स जो पास होता है पार्लियामेंट में, ठीक है, तो उसको साइन कौन करेंगे, कहेंगे सर उसको साइन यही करेंगे ताकि वो एक्ट बने, है ना।
तो एक तो ये चीज़ हो गई। और कहेंगे सर इसके अलावा कुछ कुछ और भी इनका काम होता है, जैसे कहेंगे सर ये कमांडर इन चीफ होते हैं। क्या? कमांडर इन चीफ होते हैं। ठीक है, किसके? कहेंगे सर हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस होते हैं, हमारे फोर्सेस के क्या हैं? कहेंगे सर ये कमांडर इन चीफ होते हैं। तो इस चीज़ को भी याद रखना, यहाँ पर सवाल पूछा जा सकता है आपसे। इनका कार्यकाल कितना होता है वो थोड़ा सा आप कमेंट सेक्शन में लिखना कि कार्यकाल कितना होता है। ठीक है, क्या 5 साल होता है? ठीक है, ये लिखना। और साथ ही साथ उम्र के हिसाब से भी बताना कि 65 ईयर अगर कंप्लीट हो जाता है तो उस बेसिस पर क्या होता है कार्यकाल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है, आप थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है बॉस? कहेंगे सर अगला सवाल ये है, संसदीय प्रणाली में यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम में न्यायिक जिसको कहते हैं विधायी जिसको कहते हैं लेजिस्लेटिव, न्यायिक जिसको कहते हैं जुडिशियल, और आपातकालीन जिसको कहते हैं इमरजेंसी पावर्स, है ना, ये सारे कहाँ पर होते हैं? कहेंगे सर ये सारे होते हैं प्रेसिडेंट में। लेकिन आपसे सवाल यहाँ पर पूछा गया है कि वास्तव में इसका प्रयोग जो है राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करते हैं, है ना, किसके एडवाइस पर करते हैं। ऐसा नहीं कि उनके पास में ये सारी शक्तियाँ हैं तो अपने हिसाब से, अपने मनमर्जी के हिसाब से वो इन पावर्स का यूज करें, ऐसा नहीं होता है। बल्कि वो किसी के एडवाइस से इन पावर्स का, लेजिस्लेटिव पावर, जुडिशियल या फिर इमरजेंसी पावर का यूज करते हैं। तो किनका सलाह इंपॉर्टेंट होता है? तो याद रखना ऑप्शन सी, याद रखना ऑप्शन सी, मंत्रिपरिषद जो है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो क्या करते हैं? कहेंगे सर एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को इन पावर्स का यूज करने के लिए। अच्छा, मंत्रिपरिषद या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं, इसका आर्टिकल कहाँ पर चर्चा है? तो याद रखना आर्टिकल 74 में इस बात की चर्चा है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में चर्चा कहाँ पर है? कहेंगे सर आर्टिकल 74 में। इस चीज़ का आप याद रखना। एक तो ये बात हो गई। दूसरा कहेंगे सर टोटल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कितने हो सकते हैं, है ना, तो याद रखना कि लोकसभा का जो स्ट्रेंथ होगा, टोटल स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि लोकसभा का जो स्ट्रेंथ होगा उसका मात्र 15% जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बन सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना, यहाँ पर से इसी तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है बॉस? कहेंगे सर अगला सवाल ये है, सवाल है राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, है ना, राज्यसभा के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे। अच्छा, राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? कहेंगे सर होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। कौन होते हैं? कहेंगे सर वाइस प्रेसिडेंट क्या होते हैं? कहेंगे सर चेयरमैन होते हैं। तो अगर आपसे पूछा गया कि फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, तो इसका मतलब आपसे पूछा गया कि वाइस प्रेसिडेंट फर्स्ट कौन थे हमारे देश के। तो याद रखना ऑप्शन सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन क्या थे? कहेंगे सर हमारे देश के पहले वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात कहेंगे सर इनका कार्यकाल आप देखोगे तो आपको मिलेगा 1952 टू कहाँ तक? कहेंगे सर 62 तक, लगभग 10 साल। कहाँ तक? कहेंगे सर 10 साल का इनका कार्यकाल है। ठीक है, और 10 साल लगातार ये 2 बार बनते हैं। तो 2 बार बनने की वजह से क्या है? कहेंगे सर इनका सर्वाधिक लंबा कार्यकाल है। क्या है? कहेंगे सर्वाधिक लंबा कार्यकाल इनका है। तो इस चीज़ को आप याद रखना। ठीक है, कार्यकाल आपको देखने को मिलेगा इनका। ठीक है, एक तो ये बात है जहाँ पर सवाल पूछा जा सकता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन ये क्या थे? कहेंगे सर ये हमारे 3rd प्रेसिडेंट थे। क्या थे? कहेंगे 3rd प्रेसिडेंट। ठीक है, डॉक्टर वीवी गिरी क्या थे? कहेंगे सर ये हमारे 4th प्रेसिडेंट थे। क्या थे? कहेंगे 4th प्रेसिडेंट। और एम हिदायतुल्लाह क्या थे? कहेंगे सर ये हमारे देश के CJI हुआ करते थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे, जो बाद में क्या बनते हैं? कहेंगे सर बाद में प्रेसिडेंट भी बनते हैं, वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं। क्या बनते हैं? कहेंगे सर वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं। तो ये बात पूछी जा सकती है, याद रखना ये सारी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है बॉस? कहेंगे सर अगला सवाल ये है, भारत में वित्त मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस जो होता है उसका अंडर में कौन कौन सा विभाग जो है आता है? ऑप्शन है आर्थिक कार्य विभाग, क्या ये आता है? कहेंगे बिल्कुल आता है। राजस्व विभाग, क्या ये आता है? जिसको कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू, कहेंगे बिल्कुल आता है सर। व्यय विभाग जिसको कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, कहेंगे बिल्कुल आता है सर। तो इसीलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि चारों सही है ना, मतलब जो भी है 3 के ऊपर ऑप्शन वो सारे के सारे मिनिस्ट्री जो हैं किसके अंडर में आते हैं? कहेंगे सर मिनिस्ट्री ऑफ, सारे डिपार्टमेंट किसके अंदर में आते हैं? कहेंगे सर मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के अंदर में आते हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखना, यहाँ पर सवाल पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है बॉस? कहेंगे सर अगला सवाल ये वाली है, सवाल है भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन है वह रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है, अभी मैंने आपको बताया था पीछे कमांडर इन चीफ होते हैं, तो इसीलिए ये बात तो सही है बॉस। अगला, वह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, कहेंगे बिल्कुल करता है, अपॉइंटमेंट करता ही है।
आगे राष्ट्रपति देश का पहला नागरिक होता है, इस पर तो एक डेडिकेटेड हम लोगों ने सवाल ही देख लिया, ठीक है। तो इसीलिए ये बात भी सही है। अगला कहेंगे सर वह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता, ये बात गलत है बॉस, है ना। वो कर सकते हैं नेशनल इमरजेंसी की घोषणा, और इसीलिए ये बात जो लिखी गई है कि आपातकाल यानी इमरजेंसी की घोषणा नहीं कर सकते, ये बात गलत है। अब थोड़ा सा इमरजेंसी के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग इमरजेंसी के बारे में क्या करते हैं, जान लेते हैं। तो इमरजेंसी आपको टोटल 3 तरह का मिलेगा। क्या मिलेगा, कहेंगे सर 3 तरह का। एक होता है नेशनल इमरजेंसी। क्या होता है, कहेंगे सर नेशनल इमरजेंसी होता है ना, इतनी सी बात आपको याद रखनी है। दूसरा कहेंगे सर दूसरा होता है जिसको कहते हैं स्टेट इमरजेंसी, या जिसको प्रेसिडेंट रूल कह देते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल PR में लिख देता हूँ, ठीक है। ये स्टेट इमरजेंसी होता है, स्टेट में लगाया जाता है, ऐसा समझ लो। और नेशनल इमरजेंसी कहेंगे सर ये पूरे देश में लागू होगा, ठीक है। और तीसरा होता है फिनेंशियल इमरजेंसी, जिसको कहते हैं आर्थिक आपातकाल, है ना। तो इस चीज़ को आप याद रखना। नेशनल इमरजेंसी ये पूरे देश में लगेगी। आर्टिकल जो कवर होगा क्या है, कहेंगे सर 352, यानी 352 आर्टिकल अगर एक्टिवेट हुआ है प्रेसिडेंट के द्वारा, तो इसका मतलब वो नेशनल इमरजेंसी है, ठीक है। और नेशनल इमरजेंसी का टाइम पर क्या होते हैं, कहेंगे सर लगभग सारे आर्टिकल आपके सस्पेंड हो जाएंगे। जो आर्टिकल 21 है उसको छोड़कर लगभग सारे आर्टिकल सस्पेंड हो जाते हैं। बेसिक जो टारगेट होता है आर्टिकल, वो आर्टिकल सबसे अधिक जो टारगेट होता है वो 19 आर्टिकल सबसे ज़्यादा टारगेट होता है इसमें। तो इस चीज़ को आप याद रखना। कब कब ये एक्टिवेट हो सकता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो एक तो हो सकता है वॉर के टाइम पर, ठीक है। दूसरा कहेंगे सर अगर एक्सटर्नल एग्रेशन होता है तो वहाँ पर, या फिर हम लोग कहते हैं कि अगर आर्म्ड रिवेलियन होता, आर्म्ड रिवेलियन का मतलब कोई ऐसा ग्रुप खड़ा हो जाए हमारे देश में जो सरकार के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ जाए, तो उसको कहते हैं आर्म्ड रिवेलियन। अगर इस तरह का चीज़ होता है हमारे देश में, तो वहाँ पर क्या है, कहेंगे सर नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट के द्वारा डिक्लेयर किया जा सकता है। आर्म्ड रिवेलियन के जगह पर पहले जो शब्द यूज होता था वो क्या था, कहेंगे सर इंटरनल डिस्टर्बेंस, ये शब्द यूज होता था, आप लिख लेना, ठीक है। इंटरनल डिस्टर्बेंस ये शब्द यूज होता था आर्म्ड रिवेलियन के जगह पर, लेकिन बाद में इसको चेंज कर दिया गया, है ना। तो इस चीज़ को आप याद रखना। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट रूल, या जिसको कहते हैं स्टेट इमरजेंसी, इसमें कौन सा आर्टिकल आता है, कहेंगे सर इसमें आर्टिकल आपका यूज हो जाएगा 4, आप इसमें से बढ़ा देना, है ना। तो 356 में क्या है, कहेंगे सर ये प्रेसिडेंट रूल बेसिकली किसी स्टेट में लागू होता है, तो उसके बारे में ये बात करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कहेंगे सर इसमें ये तभी लगता है जब किसी स्टेट के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर होता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बढ़िया से काम नहीं कर रही है किसी स्टेट के अंदर में, तो वहाँ पर क्या है आर्टिकल 356 लागू किया जाएगा, जिसको कहते हैं प्रेसिडेंट रूल। कई सारे स्टेट में लागू होते रहे, लाइक जैसे पंजाब की बात करोगे, झारखंड की बात करोगे, ठीक है। तो ये सारे स्टेट में जो है प्रेसिडेंट रूल बहुत बार लागू हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी में, और फिनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड एक आर्टिकल आप याद रखना कि अगर ये आर्टिकल एक्टिवेट हुआ है तो इसका मतलब वहाँ पर क्या है, कहेंगे सर फिनेंशियल इमरजेंसी को एक्टिवेट किया गया है, जिसको कहते हैं क्या, कहेंगे सर जिसको कहते हैं आर्थिक आपातकाल। इसमें आर्टिकल 4 आप इसमें और बढ़ा देना 356 में से, तो कितना आ जाएगा, कहेंगे सर 360। आप ऐसे याद करना, 352 4 बढ़ाओगे 356, फिर कहेंगे 360, तो ऐसे आपको याद रहेगी। तो अगर 360 आर्टिकल एक्टिवेट हुआ है तो इसका मतलब क्या है, कहेंगे सर आर्थिक आपातकाल वहाँ पर लागू हुआ। कब लागू होगा, कहेंगे बेसिकली हम लोग जो कहते हैं कि अर्थव्यवस्था को अगर टारगेट किया गया है, ठीक है, किसी ग्रुप के द्वारा या कुछ इस तरह से कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पर क्या है, कहेंगे सर ये इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर किया जा सकता है, ठीक है। अब हमारा हिस्ट्री क्या है इमरजेंसी को लेकर, कहेंगे सर बेसिकली नेशनल इमरजेंसी को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं कि भारत में क्या हिस्ट्री रहा है। तो कहेंगे सर नेशनल इमरजेंसी 3 बार अब तक लागू हुआ है। कब, कहेंगे सर एक लागू हुआ था 1962 में। कब, कहेंगे सर इंडो चाइना वॉर के टाइम पर, इंडो चाइना, ठीक है, वॉर के टाइम पर। दूसरा कहेंगे सर एक आया था 1971 में, ठीक है। कब, कहेंगे सर इंडो पाक वॉर के टाइम पर, इंडिया पाकिस्तान वॉर के टाइम पर एक बार ये क्या बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी लगी थी। और एक बार और लगी थी कब, कहेंगे सर 1975 में लगी थी, ठीक है। ये क्यों लगाई गई थी, कहेंगे सर इंटरनल डिस्टर्बेंस, मैंने ये शब्द बोला था ना अभी, इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो इसके बिहाफ पर इंदिरा गांधी ने क्या किया था, कहेंगे सर इंदिरा गांधी ने इस इमरजेंसी को लगवाया था, क्योंकि उनकी सरकार जो थी वो क्या हो रही थी, कहेंगे सर वो जाने वाली थी। तो उसके वजह से क्या हुआ था, कहेंगे सर इस इमरजेंसी को उन्होंने
मतलब गलत तरीके से लगवाया था। तो इस चीज़ को आप याद रखना, आज भी डिस्कस किया जाता है 1975 का इमरजेंसी। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपसे पूछी जा सकती है, आप सारी चीज़ों को याद रखिएगा और एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करके रखिएगा याद, तो जल्दी याद रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है बॉस? कहेंगे सर अगला सवाल ये है, सवाल है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो आर्टिकल 21A, ठीक है, तो उसमें कौन सा अधिकार प्रदान करता है? यानी भारत के संविधान का जो आर्टिकल 21A है उसमें कौन सा अधिकार जो है वो दिया गया है, आपसे ये पूछी गई है। ऑप्शन से समानता, काम का अधिकार, या फिर शिक्षा, या फिर गोपनीयता का, जिसको कहते हैं प्रिवेसी, है ना। तो याद रखना इसका सही आंसर क्या होगा? कहेंगे सर ऑप्शन सी होगा, शिक्षा का अधिकार दिया गया है। और इसमें आपको 2-3-4 चीज़ें जो है आपको याद रखनी है। जैसे कहेंगे सर आर्टिकल 21A जो है, ठीक है, एक तो ये शिक्षा को लेकर बात करता है। किन की शिक्षा को लेकर बात करता है? कहेंगे सर ये बेसिकली बात करता है कि 6 से जो 14 साल के जो बच्चे हैं तो उनको फ्री एजुकेशन दिया जाए, फ्री एजुकेशन दिया जाए। तो इस चीज़ को लेकर ये बात करता है। ये कब आई थी आर्टिकल? कहेंगे सर ये आया था 86वां संविधान संशोधन में। और 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? कहेंगे सर 2002 में, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखना, जहाँ पर सवाल आपसे पूछा जा सकता है। आर्टिकल 21A बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अपने आप में, जहाँ पर सवाल बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको कभी भी छोड़ कर मत चलना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है बॉस? कहेंगे सर अगला सवाल है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं पर प्रावधान किया गया है ना, या पंचायती राज के बारे में जो प्रावधान है वो किस अनुसूची में, किस शेड्यूल में किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो आप याद रखना कि इसका आंसर क्या होगा? कहेंगे सर इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 11वीं अनुसूची। कौन सी? कहेंगे सर 11वीं अनुसूची में। थोड़ा सा आप इसमें डिटेल कर लो, ठीक है। 1950 में हमारा संविधान लागू होता है, जिसमें हमारा कितना शेड्यूल्स हुआ करता था? कहेंगे सर टोटल 8 हुआ करता था। अभी कितना है? कहेंगे सर अभी टोटल 12 है। इसका मतलब क्या हुआ? कहेंगे सर 4 बढ़े। कौन कौन बढ़े? कहेंगे सर एक तो बढ़ गया 9वां, एक तो बढ़ गया 10वां, एक तो बढ़ गया 11वां और एक तो बढ़ गया 12वां। यानी ये टोटल 4 जो अनुसूचियाँ हैं ये बढ़ी। 9वीं में किस बात की जानकारी है और कब बढ़ी थी? कहेंगे सर ये 1951 में बढ़ा। 50 में संविधान लागू हुआ, 1 साल के बाद में पहला संशोधन हुआ, उसी में क्या हुआ? कहेंगे सर 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। किस बात के लिए? कहेंगे सर जुडिशियल स्क्रूटनी को लेकर ये बेसिकली जोड़ा गया था, ठीक है, 9वीं अनुसूची को। 10वीं अनुसूची कब आई? कहेंगे सर ये आई थी 1985 में। किस बात को लेकर? कहेंगे सर एंटी डिफेक्शन को लेकर। किस बात को लेकर? एंटी डिफेक्शन, जिसको कहते हैं दल बदल को रोकने के लिए जो कानून बनाया जाना था, वो 10वीं अनुसूची में उस बात की प्रोविजंस की गई है, और इसीलिए 1985 में इस अनुसूची को जोड़ा गया था, ठीक है। फिर आती है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में कौन सी बात है और कब आई थी? कहेंगे सर ये आपको मिलेगा 1992 के टाइम पर, ठीक है, ये जोड़ी गई थी। और इसमें आपको पंचायती राज के लिए जो प्रोविजंस हैं वो आपको मिलेंगे। पंचायती राज के जो प्रोविजंस आपको मिलेंगे कहाँ पर? कहेंगे सर 11वीं अनुसूची में। 12वीं अनुसूची भी 1992 में ही जोड़ी गई थी, और इसमें आपको क्या मिलेगा? कहेंगे सर इसमें आपको मिलेगा म्युनिसिपैलिटीज़ को लेकर जो प्रोविजंस है ना, म्युनिसिपैलिटीज़ को लेकर जो प्रोविजंस आपको मिलेंगे 12वीं अनुसूची में मिलेंगे। तो इस चीज़ को आप याद रखना। अच्छा, पंचायती राज से एक और सवाल पूछी जा सकती है कि पंचायती राज वाला जो सिस्टम है उसमें टोटल सब्जेक्ट जो हैं वो कितने हैं, यानी पंचायत से रिलेटेड पंचायत से रिलेटेड सब्जेक्ट्स टोटल कितने? तो याद रखना टोटल 29 सब्जेक्ट्स हैं। कितने? कहेंगे सर टोटल 29 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें कौन कौन से हैं मैं थोड़ा सा डिटेल कर देता हूँ। जैसे एग्रीकल्चर है ना, जैसे आपको ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, जैसे आपको मिलेगा फिशरीज, ठीक है, जैसे आपको मिलेगा फॉरेस्ट्री का कुछ प्रोविजंस, तो वो किस में डाला गया है? कहेंगे सर पंचायती राज के जो पावर से उसमें डाला गया है, उनके सब्जेक्ट्स में डाला गया है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखना। तो ये रहे आज के 10 सवाल। आपको अब तक पता चल चुका होगा कि हम लोगों ने सिर्फ 10 क्वेश्चन को डिस्कस नहीं किया है, बल्कि बहुत सारे सवाल हम लोगों ने डिस्कस किया है। एक बार फिर से याद दिला दूं कि यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं वो सारे एग्जाम्स को टारगेट करने के लिए है। बेसिकली SSC, CGL, CHSL, MTS और रेलवे वगैरह के पेपर के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे फिर से एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।